हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। और बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक प्रक्रिया यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको इन स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उसको बहुत आसानी से समझ और समझा पाएंगे। बच्चों, इसके चरणों को पहले जान लेते हैं। इसका पहला चरण है डीएनए विदलन या पृथक्करण। दूसरा है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना। अगला स्टेप है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव या कोशिका में स्थानांतरण। अगला स्टेप है परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन करना या बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। और लास्ट स्टेप है वांछित उत्पाद का निष्कर्षण या अनुप्रवाह संसाधन। बच्चों, आइए अब हम इन स्टेप्स को और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले वांछित जीन या डीएनए वाली कोशिकाओं को हमने चूज करना होता है और उसके बाद उन कोशिकाओं का हमने लयन करना होता है यानी लाइसिस करना होता है, जिससे कि उनका डीएनए या गुणसूत्र बाहर निकल आए। इन कोशिकाओं को लाइसोजाइम सेलुलोज या काइटिनेज एंजाइम से संसाधित किया जाता है, यानी इन एंजाइम की इन पर रिएक्शन की जाती है जिससे सेल का जो लेयर कवरिंग्स हैं वो सब गल जाए और उनसे डीएनए या गुणसूत्र बाहर आ जाए। डीएनए को हिस्टोन, प्रोटीन और आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लिएज एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है। शोधित डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए, यानी अवक्षेप के रूप में ये हमें डीएनए प्राप्त होगा। अवक्षेपित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चिल्ड इथाइल अल्कोहल C2H5OH चिल्ड इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी चिल्ड इथाइल द्रुत शीतित अल्कोहल एथेनॉल इसमें मिलाया जाता है, जिससे कि हमें ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है। इसके बाद डीएनए का जो खंड हमें प्राप्त होता है उसको हमें विशिष्ट स्थलों से काटना होता है ताकि हमें चिपचिपे सिरे मिल जाएं। फिर इसके बाद हम उनको वाहक डीएनए के साथ जोड़ सके। इसके लिए प्रतिबंधन एंजाइम को जो डीएनए का अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हुआ है उनके अणुओं के साथ ऑप्टिमम कंडीशंस में रखा जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको स्पेसिफिक जगह से काट देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा प्रतिबंधन एंजाइम के पाचन का नियंत्रण किया जाता है। आपको पता है कि डीएनए अणु ऋण आवेशित होता है और ये एनोड की ओर गतिमान होता है। सेम यही प्रक्रिया वेक्टर डीएनए के साथ भी की जाती है। वेक्टर डीएनए और जो डीएनए हमको चाहिए, वांछित डीएनए या स्रोत डीएनए भी कहते हैं, उनको एक ही प्रतिबंधन यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा काटा जाता है। बच्चों, इसके बाद अगला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण। स्रोत डीएनए के से कटे हुए डिजायर्ड या वांछित डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो वेक्टर डीएनए है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हमारा इच्छित डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिल जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR जिसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। PCR का विकास कैरी मुलिस ने 1985 में किया। अब PCR क्या है? इस विधि द्वारा डीएनए के छोटे टुकड़ों से कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतियां बनाई जा सकती हैं। बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की जगह पर टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है
और इस एंजाइम की सबसे खास बात होती है कि यह थर्मोस्टेबल होता है, यानी ये बहुत अधिक ताप पर भी सक्रिय होता है। 72 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पर भी यह उतना ही सक्रिय होता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और उपक्रमकों यानी प्राइमर्स के दो समुच्चय द्वारा वांछित जीन की अनेक प्रतिकृतियां बना सकता है। यह पॉलीमरेज एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में यानी सांचे के रूप में काम में लेकर न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करके प्राइमर्स को आगे बढ़ाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार दोहराकर लगभग 1 अरब डीएनए प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं। बच्चों, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे पीसीआर आपको दिखाया गया है। बच्चों, ये पीसीआर का रेखा चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीसीआर है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसमें 3 चरण होते हैं। निष्क्रियण, जिसको डीनेचुरेशन कहते हैं, निष्क्रियण या डीनेचुरेशन इसका पहला स्टेप है। इसमें वांछित डीएनए को 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और इस उच्च ताप के कारण इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं बच्चों वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का हाइड्रोजन बंध टूट जाता है और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा स्टेप आता है रीनेचुरेशन और प्राइमर एनिलिंग इसको कहते हैं। रीनेचुरेशन और प्राइमर एनिलिंग इसको कहते हैं। इसमें वांछित डीएनए मिश्रण को 1.5 मिनट के लिए 55 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तथा डीएनए स्ट्रैंड्स के दोनों 3' सिरों पर एक छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है। बच्चों, इसका जो तीसरा स्टेप है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं, इसमें वांछित डीएनए 1 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। इस प्रकार लगभग 4 से 5 मिनट का जो साइकिल है वो पूरा हो जाता है और पीसीआर के प्रत्येक चक्र में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। आमतौर पर 30 से 35 चक्र में डीएनए की मिलियन प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, इस रेखा चित्र को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के पीसीआर से बहुत जल्दी और बहुत अधिक प्रतियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, पीसीआर के द्वारा जीवों से पृथक यानी आइसोलेटेड डीएनए खंडों की कई प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। पीसीआर के द्वारा ब्लड सेरम में किसी पैथोजन की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग आणविक निदान में भी होता है। आप बायोलॉजी के जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं उसमें आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी पीसीआर का उपयोग होता है। जीन मैनिपुलेशन और डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण के लिए डीएनए खंडों को प्रोपेगेट करने में भी पीसीआर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। भ्रूण के सेक्स डिटर्मिनेशन तथा सेक्स डिसऑर्डर्स के पता लगाने में भी पीसीआर का योगदान होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फॉरेंसिक साइंस में भी पीसीआर का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि देखो फॉरेंसिक साइंस में जो क्राइम सीन है उसमें हमें ब्लड के ट्रेसेस, हेयर सैंपल्स आदि मिलते हैं जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए होता है। तो उससे हमको अगर बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो उससे फिर हम पीसीआर के थ्रू बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बना लेते हैं, जिससे कि आगे का प्रोसेस करना बहुत आसान होता है। मैपिंग के लिए पीसीआर उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है, आनुवंशिक रोगों का पता लगाने में भी और डीएनए सीक्वेंसिंग में भी पीसीआर का उपयोग किया जाता है। ये तो बात हुई पीसीआर की। अब जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है, उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्राही कोशिका में इंसर्ट करेंगे, यानी पोषक कोशिका में या परपोषी कोशिका में इंसर्ट करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखी कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं। बैक्टीरियोफेज के उपयोग द्वारा, जीन गन द्वारा, बायोलिस्टिंग, कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करा लेते हैं। अब कैसे, एक एग्जाम्पल से आपको बताया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे यदि
एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन युक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है, तो ये कोशिकाएं भी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाती हैं। ठीक है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है, तो रूपांतरित कोशिकाएं यानी ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल्स होंगी, यानी जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, वो तो ग्रोथ करेंगी, और जबकि नॉन ट्रांस मतलब जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा, अरूपांतरित नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल्स होंगी वो मर जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार रूपांतरित कोशिकाओं का एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया गया है कि रूपांतरित कोशिकाओं का चयन इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है उसने सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पर काम किया है बच्चों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन करना या जीन उत्पाद प्राप्त करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में उपस्थित बाहरी जीन, जो हमने जीन इंसर्ट किया है, अगर उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिली, ऑप्टिमम कंडीशंस मिली, तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें डिलीवर करता है, यानी उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट अभिव्यक्त होने लगते हैं। यदि कोई प्रोटीन एन्कोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होती है, तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जो डिजायर्ड जीन्स होती हैं, उससे युक्त जो होस्ट कोशिकाएं होती हैं, उनको छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में कल्चर किया जाता है, लेकिन इनको बड़े पैमाने पर भी कल्चर किया जा सकता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उनसे ले सकें। इसके लिए फिर बायोरिएक्टर्स होते हैं। बायोरिएक्टर्स को भी अभी हम जानेंगे। कोशिकाओं के कंटिन्यूअस कल्चर के लिए जो पुराना मीडियम है उसको निकालते रहना पड़ता है और उसमें ताजा मीडियम डालते रहना पड़ता है। इससे जो कोशिकाएं होंगी उनकी संख्या भी बनी रहती है और हमें उत्पाद भी मिलते रहते हैं। अब कमर्शियल दृष्टि से उत्पादन करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है बायोरिएक्टर्स का। अब बायोरिएक्टर्स क्या है? बड़ा टर्म है, लेकिन मीनिंग इसका बहुत छोटा है। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ठीक है, जिनमें अनुकूल परिस्थितियों में हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारा उत्पाद प्राप्त हो सके, मतलब कमर्शियल रूप से हम उसका संवर्धन कर सकें। बायोरिएक्टर द्वारा 100 से 10,000 लीटर तक का संशोधन किया जा सकता है। बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों, पादप, जंतु या मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल जो है को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों और एंजाइमों में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर से जब हम उत्पाद ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लिए जो कंडीशन हो वो अनुकूलतम परिस्थिति हो। अब अनुकूलतम परिस्थितियां किस सेंस में? ताप, दाब, पीएच, जो कच्चा पदार्थ हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल वो, और जो उसके मिनरल्स हैं, और साथ ही साथ विटामिन और ऑक्सीजन का उसमें प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। बच्चों में बेसिकली 2 टाइप के जो बायोरिएक्टर्स हैं वो है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्स स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये 2 टैंक बायोरिएक्टर्स मेनली यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स में रॉ मटेरियल को डालते हैं, माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल सेल्स, और उसके बाद हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। सबसे ज्यादा जो हम काम में लाए जाते हैं वो है विडोलन बायोरिएक्टर्स। ये एक बेलनाकार घुमावदार आधार वाला होता है। यहाँ पर देखिए, ये बेलनाकार और घुमावदार आधार वाला होता है। इसमें हमने जो भी कच्चा पदार्थ डाला है उसको मिक्स करने की व्यवस्था होती है और मिक्सर में ऑक्सीजन की समान रूप से सप्लाई ये करता रहता है। थोड़ी देर के बाद रिएक्टर में बुलबुलों के रूप में जो हवा है वो प्रवेश कराई जाती है। इस रिएक्टर में जो एयर के लिए सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन डिलीवर्ड सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम,
और प्रतिचयन प्रद्वार लगा रहता है, यानी दरवाजे होते हैं जिससे हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लास्ट में प्रतिचयन प्रद्वार जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जाती है। किसकी मात्रा? जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है उसकी मात्रा हम इससे समय समय पर निकाल सकते हैं। बच्चों, जो इसमें जो अगला स्टेप है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी वांछित उत्पाद का निष्कर्षण या अनुप्रवाह संसाधन। ये क्वेश्चन आता है कि अनुप्रवाह संसाधन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? जब हम सूक्ष्म जीवों को कल्चर करते हैं, सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, यानी जिनसे हमें हमारा वांछित उत्पाद मिल रहा है, जब हम उनको कल्चर करते हैं तो जो उत्पाद हमें मिलते हैं उन उत्पादों को हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उनको हम पृथक करते हैं और उनका शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसमें वांछित उत्पाद को परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगर उत्पाद औषधि महत्व का होता है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण भी किया जाता है, और जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद दिए हैं और बहुत अधिक मात्रा में दिए हैं जो कि मानव के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अनेक प्रकार के एंजाइम्स, विटामिन, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस के द्वारा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझ गए होंगे। अगर आप एक बार इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।